हेलो एवरीवन। जैसे कि आप लोग जानते हैं, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था फेस सिस्टम ऑफ द सॉइल और उसी के साथ में हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करना स्टार्ट किया था। आज मैं उसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहा हूँ इस लेक्चर में, जिसके अंदर मेरे पास सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी है जो कि है आपका वॉइड रेशो। ठीक है, तो वॉइड रेशो को समझते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। मतलब आपकी सॉइल में कितना वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है उसको यदि टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से मैं डिवाइड कर दूं तो मुझे एक टर्म मिलेगा जिसको मैं वॉइड रेशो का नाम दूंगा। अब मैं देखता हूं कि इस वॉइड रेशो का क्या मीनिंग है, इसका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है और ये इसका क्या रेंज होता है सॉइल के अंदर। तो देखिए, वॉइड रेशो एक्चुअली आपके वॉइड्स को बताता है गिवन सॉइल के अंदर। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास एक सॉइल है जिसका वॉइड रेशो बहुत ज़्यादा है और मेरे पास एक दूसरी सॉइल है जिसका वॉइड रेशो बहुत कम है। तो मुझे बताइए कौन सी सॉइल ज़्यादा अच्छी है स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं कहूँगा वो सॉइल ज़्यादा अच्छी है जिसका वॉइड रेशो कम है, क्योंकि वॉइड रेशो का कम होना ये बताता है कि आपके सॉइल ज़्यादा डेंस है, ज़्यादा कॉम्पैक्टेड है और उसका यूनिट वेट मतलब डेंसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत अच्छी है, तो वो स्ट्रेंथ भी ज़्यादा अच्छा देगा। तो वॉइड रेशो मुझे हमेशा क्या चाहिए अपनी सॉइल में, कम से कम चाहिए। तो यहाँ पर कितना कम हो सकता है? क्या वॉइड रेशो जीरो हो सकता है? तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि वॉइड रेशो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। क्यों सर, वॉइड रेशो जीरो क्यों नहीं हो सकता? तो अब देखिए कि वॉइड रेशो का जीरो होना क्या बताता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स का जीरो होना, विच इज़ नॉट पॉसिबल। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था कि विदाउट वॉइड्स सॉइल इज़ नॉट पॉसिबल। वॉइड्स हमेशा मौजूद रहते हैं, बिना वॉइड्स के सॉइल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सॉइल कभी भी सिंगल फेस में या मैं कहूँ वन फेस में नहीं होती है। इधर सॉइल विल बी इन टू फेस और विल बी इन थ्री फेस। ठीक है, तो बिना वॉइड्स के सॉइल पॉसिबल नहीं है, इसलिए कुछ ना कुछ वॉइड्स हमेशा मौजूद होगा, इसलिए वॉइड रेशो भी कभी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता है। तो क्या वॉइड रेशो इनफाइनाइट हो सकता है क्या सर? वॉइड रेशो इनफाइनाइट भी नहीं हो सकता, क्योंकि वॉइड रेशो का इनफाइनाइट होना क्या शो करता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स का इधर जीरो होना या वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स का इनफाइनाइट होना शो करता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। यदि मैं आपसे कहूँ कि मैं आपको एक ओपन स्पेस दे दूँ, देयर इज नो सॉलिड इन द स्पेस, उसका वॉइड रेशो क्या है? वो उसका वॉइड रेशो इनफाइनाइट है, क्योंकि वॉइड ही वॉइड है हर जगह, पूरा ओपन स्पेस है वो, तो है ना, तो वहां पर वॉइड रेशो एस्टिमेट नहीं किया जा सकता, दैट इज इनफाइनाइट है। तो कोई भी एक सॉइल दी गई है तो उस सॉइल के अंदर कुछ अमाउंट का सॉलिड हमेशा मौजूद होगा, वो जीरो नहीं होगा, इसलिए वॉइड रेशो इनफाइनाइट नहीं हो सकता है। हाँ, ग्रेटर देन जीरो होगा, लेस देन इनफाइनाइट हो सकता है, दैट इज पॉसिबल। सो देर इज नो अपर लिमिट फॉर द वॉइड रेशो। वॉइड रेशो का कोई अपर लिमिट नहीं है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मैं यहाँ पर कह रहा हूँ आप लोगों को कि जो आपके फाइन ग्रेन सॉइल होती है उसका वॉइड रेशो क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, और जो कोर्स ग्रेन सॉइल होती है उसका वॉइड रेशो क्या होता है, कम होता है ना। तो इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है मैं आपको समझाना चाहूँगा यहाँ पर। इस स्टेटमेंट का मीनिंग देखो, वॉइड रेशो का ज़्यादा होना क्या बताता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स का ज़्यादा होना। मतलब मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि आपके पास यदि क्ले है, आपके पास यदि क्ले है तो उसके अंदर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बहुत ज़्यादा होंगे। आपके पास क्ले है तो उसमें वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बहुत ज़्यादा होंगे। नाउ यू पीपल शुड थिंक कि सर क्ले में वॉइड्स कैसे ज़्यादा हो सकते हैं? क्ले में तो वॉइड्स कम दिखते हैं, ग्रेवल्स में वॉइड्स ज़्यादा दिखते हैं। ग्रेवल्स में दो पार्टिकल्स के बीच का गैप या मैं कहूँ स्पेस ज़्यादा दिखता है। फिर आप कैसे बता रहे हैं सर कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्ले में ज़्यादा होगा? तो देखो बेटा, आप जो चीज़ देख रहे हो वो एक सिंगल वॉइड का वॉल्यूम देख रहे हो, मैं टोटल वॉल्यूम्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ आपको, उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा कि आपके क्ले में सिंगल वॉइड का जो वॉल्यूम है वो छोटा है ग्रेवल के सिंगल वॉइड के वॉल्यूम से। क्लियर यहां तक की बात? लेकिन नंबर ऑफ वॉइड्स की मैं बात करूं तो नंबर ऑफ वॉइड्स क्ले में बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू ग्रेवल या कोई भी कोर्स ग्रेन सॉइल से। ठीक है, तो कुल मिलाकर यदि मैं टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स की बात कर रहा हूं तो फाइन ग्रेन सॉइल मतलब क्ले सॉइल या सिल्ट में वॉइड्स बहुत ज़्यादा है, मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू कोर्स ग्रेन सॉइल की तुलना में। तो ये स्टेटमेंट मैंने आपको यहाँ पर इसको
डिस्कस करके बताया है। तो ये था मेरा एक प्रॉपर्टी दैट इज वॉइड रेशो, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी आपको दिख रहा है दैट इज पोरोसिटी। इस पोरोसिटी को हम ईटा से डिनोट करते हैं। वॉइड रेशो को आप देख सकते हैं मैंने ई से डिनोट कर रखा है, वॉइड रेशो को मैंने ई से डिनोट किया है, और अब हम पोरोसिटी की बात कर रहे हैं जिसको हम ईटा से डिनोट कर सकते हैं। तो आप पाएंगे कि जो ईटा है इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। अब ये क्या चीज़ है? ये भी वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को ही शो करता है। तो वॉइड रेशो और पोरोसिटी में क्या डिफरेंस है? तो वॉइड रेशो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को शो कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, लेकिन पोरोसिटी जो है वो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को शो कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। चीजों को समझना, यहां पर मैं क्या बता रहा हूं कि यहां पर जो वॉइड रेशो है वो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को शो करता है लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, और यहां पर यदि हम बताएं पोरोसिटी को, तो पोरोसिटी भी वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स शो करता है लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो दोनों में यह डिफरेंस है। मैंने वॉइड रेशो की रेंज के बारे में आप लोगों से बात किया था, अब मैं पोरोसिटी की रेंज के बारे में बात करता हूं। मैंने रेंज लिख रखा है 0 से 1। 0 से 1 मैंने लिखा है। आपको एक बात नोटिस करना चाहिए कि पोरोसिटी ना तो इक्वल टू 0 हो सकता है ना ही इक्वल टू 1 हो सकता है। ये ग्रेटर देन 0 होगा, लेस देन 1 होगा हमेशा। क्यों सर ये इक्वल टू 0 क्यों नहीं हो सकता? देखो, पोरोसिटी का इक्वल टू 0 होना शो करता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स का 0 होना, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कभी भी 0 नहीं हो सकते। विदाउट वॉइड्स सॉइल इज नॉट पॉसिबल। तो पोरोसिटी तो 0 कभी भी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। पोरोसिटी इक्वल टू 1 क्यों नहीं हो सकती सर? ये हमेशा 1 से छोटी ही क्यों रहती है? तो देखो, पोरोसिटी का इक्वल टू 1 होना कब पॉसिबल होगा? जब ये जो वॉल्यूम ऑफ सॉइल है ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड के बराबर हो जाए। जब ये वॉल्यूम ऑफ सॉइल जो है ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड के बराबर हो जाए तभी तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और 1 मिलेगा आपको, 100% मिलेगा आपको। तो पोरोसिटी का 1 होना ये शो करता है कि आपका जो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल है वो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के बराबर है। इज इट पॉसिबल? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। हाउ इज इट पॉसिबल? यदि वॉल्यूम ऑफ सॉइल वॉल्यूम ऑफ वॉइड के बराबर हो गया मतलब देयर इज नो सॉइल सॉलिड्स, राइट? सो विदाउट सॉइल सॉलिड्स सॉइल इज अगेन नॉट पॉसिबल। सो पोरोसिटी कभी भी इक्वल टू 1 नहीं हो सकता, कभी भी इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा बट लेस देन 1 रहेगा। If you want to estimate the porosity in percentage, you can multiply by 100 also, no problem. अब मैंने यहां पर क्या किया है? एक रिलेशन एस्टिमेट किया है वॉइड रेशो एंड पोरोसिटी के बीच में। वॉइड रेशो एंड पोरोसिटी के बीच में हम एक रिलेशन एस्टिमेट कर सकते हैं। देखिए कैसे मैं यहां पर इसको डिराइव किया हूं। एकदम छोटा सा डेरिवेशन है, आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं ये फॉर्मूला। पोरोसिटी आप देख सकते हैं होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम का मैंने क्या लिखा? टोटल वॉल्यूम को मैंने लिखा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। क्लियर? अब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स लिखा। अब मैंने ऊपर नीचे दोनों जगह पर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स से डिवाइड किया। तो ऊपर क्या मिला? यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, ये लिख दिया मैंने यहाँ पर। यहाँ पर क्या मिला? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, ये लिख दिया मैंने यहाँ पर। यहाँ पर क्या मिला होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये लिख दिया मैंने यहाँ पर। तो ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कैंसिल, मिला मुझे 1। तो देखो मैंने इसको क्या लिख दिया? वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अभी मैंने क्या पढ़ा इसको? वॉइड रेशो। ये भी वॉइड रेशो, ये 1। तो देखो पोरोसिटी को मैं वॉइड रेशो के टर्म में कैसा लिख सकता हूँ? ईटा इक्वल टू ई डिवाइड बाय 1 प्लस ई। If you want to further arrange, then you can have 1 minus eta equal to 1 divided by 1 plus e. तो ये हमारे पास क्या आ चुके हैं? दो रिलेशंस आ चुके हैं, मतलब या मैं कहूँ तो दो फॉर्मूले आ चुके हैं पोरोसिटी और वॉइड रेशो के बीच में। गेट एग्जाम में या मैं कहूँ IES एग्जाम में या ESC इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम में या मैं कहूँ RRB एग्जाम में या मैं कहूँ आपका SSC JEE एग्जाम में कई बार मोर देन 10 टाइम्स मैं कह सकता हूं इन फॉर्मूले से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। डायरेक्टली वो क्या करते हैं? एक पैरामीटर आपको दे देंगे, हो सकता है आपको वॉइड रेशो का वैल्यू दे दे और आपसे फिर पोरोसिटी का वैल्यू पूछे, या पोरोसिटी का वैल्यू दे दे और आपसे वॉइड रेशो का वैल्यू पूछे। इस टाइप के क्वेश्चंस काफी बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो आपको ये फॉर्मूले हमेशा याद होना चाहिए।
नाउ यू पीपल शुड आस्क मी, यदि वॉइड रेशो भी वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बताता है, पोरोसिटी भी वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बताता है, तो दोनों में से ज़्यादा बेहतर कौन है? क्या वॉइड रेशो ज़्यादा बेहतर क्वांटिटी है मेजर करने के लिए वॉइड्स को, या पोरोसिटी ज़्यादा अच्छा पैरामीटर है या क्वांटिटी है वॉइड रेशो को मेजर करने, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को मेजर करने के लिए? तो मेरा आंसर यहाँ पर यह है कि आपका जो वॉइड रेशो है इट इज़ फार बेटर देन पोरोसिटी। फार बेटर देन से मेरा मीनिंग होगा कि इसका सिग्निफिकेंस जो है वॉइड रेशो का वो पोरोसिटी से बहुत ज़्यादा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आपको देखिए मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि जो सॉलिड्स होते हैं वो कभी भी चेंज नहीं होते हैं। ना तो कभी वेट ऑफ सॉलिड चेंज होगा आपकी सॉइल में, ना ही वॉल्यूम ऑफ सॉलिड चेंज होगा। चाहे फिर आप सॉइल की लोकेशन क्यों ना चेंज कर दो, चाहे फिर सॉइल में आप टेम्परेचर क्यों ना चेंज कर दो, चाहे फिर आप सॉइल में वाटर का अमाउंट क्यों ना चेंज कर दो, चाहे फिर आप सॉइल को कॉम्पैक्ट क्यों ना कर दो, चाहे फिर आपकी सॉइल में विद द टाइम कोई लोडिंग ही क्यों ना लग रहा हो, सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा। सिर्फ एक क्वांटिटी जो है वो हमेशा सेम रहेगी, दैट इज सॉलिड। मतलब सॉलिड्स का वॉल्यूम भी सेम रहेगा और सॉलिड्स का वेट भी सेम रहेगा। क्लियर? तो देखिए यहाँ पर वॉइड रेशो जो है उसको मैंने विथ रिस्पेक्ट टू अ कांस्टेंट क्वांटिटी मेजर किया है। यहाँ पर क्या है? विथ रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट क्वांटिटी हमने मेजर किया है, तो वॉइड रेशो जो होगा वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट बना रहेगा आपकी सॉइल के अंदर, ज़्यादा चेंजेस उसमें आपको देखने को नहीं मिलेंगे। वहीं पर यदि मैं बात करूं पोरोसिटी का, तो इसको मैंने क्या किया है? विथ रिस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम मेजर कर रखा है। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है विद द टाइम, विद द लोकेशन एंड विद द टेम्परेचर एंड विद द लोडिंग एंड विद द कंपैक्शन एफर्ट्स। तो यहाँ पर आपकी पोरोसिटी क्या हो सकती है? टाइम टू टाइम चेंज हो सकती है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं हमेशा इंटरेस्टेड होता हूँ वॉइड रेशो को एस्टिमेट करने के लिए, ना कि पोरोसिटी को एस्टिमेट करने के लिए। ठीक है, तो अब आगे से आप देखना कहीं पर भी मैं कोई अच्छा इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी यदि एस्टिमेट कर रहा हूँ, निकाल रहा हूँ, तो वहाँ पर मैं क्या करूँगा? वहाँ पर मैं ज़्यादातर वॉइड रेशो का ही यूज़ करूँगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा दूसरे नंबर का प्रॉपर्टी हुआ पोरोसिटी का। अब ये मैंने इंपॉर्टेंस लिख दिया है कि जो पोरोसिटी है और जो वॉइड रेशो है उसमें से किसका सिग्निफिकेंस ज़्यादा है, वो मैंने यहाँ पर प्रॉपर लिख रखा है, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर की जो प्रॉपर्टी है मेरे पास, वो प्रॉपर्टी है डिग्री ऑफ सैचुरेशन। ठीक है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या बता रहा है? तो यहाँ पर देखिए, यदि हम डिग्री ऑफ सैचुरेशन की बात करें, सो इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ठीक है, तो देख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर को मैं VW से शो कर रहा हूँ और वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को मैं VV से शो कर रहा हूँ। ठीक है, इन दोनों का जो रेशो होगा वही आपका क्या कहलाएगा? डिग्री ऑफ सैचुरेशन कहलाएगा। नाउ यू पीपल शुड आस्क मी, सर व्हाट इज़ द रेंज? तो मैं कहूँगा यहाँ जो रेंज है आपका वो 0 से 1 हो सकता है, लेकिन इट कैन बी इक्वल टू 0, इट कैन बी इक्वल टू 1 ऑल्सो, है ना। यहाँ पर मैंने इक्वल की साइन भी लगा रखे हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं यदि डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 है आपकी सॉइल में, इसका क्या मीनिंग है। देखो, डिग्री ऑफ सैचुरेशन मैंने 0 लिखा, ये कब पॉसिबल है? ये तब पॉसिबल है जब वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हो? 0 हो। वॉल्यूम ऑफ वाटर 0 है, इसका मीनिंग क्या है? वॉल्यूम ऑफ वाटर 0 है, इसका मीनिंग ये है कि आपकी सॉइल में वाटर मौजूद नहीं है। तो आपकी सॉइल में यदि वाटर मौजूद नहीं है तो सभी वॉइड्स किससे फिल होंगे? एयर से। और ऐसी सॉइल को मैं क्या कहता हूँ? ड्राई सॉइल कहता हूँ, जो कि 2 फेज सिस्टम में मौजूद होती है। तो देखिए मैंने लिख रखा है डिग्री ऑफ सैचुरेशन इक्वल टू 0, मतलब ड्राई सॉइल जो कि 2 फेज सिस्टम में मौजूद है। अब यदि मैं आपको कहूँ कि आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन इक्वल टू 1 हो गया, इसका क्या मीनिंग है? डिग्री ऑफ सैचुरेशन इक्वल टू 1 का मीनिंग ये है कि आपका वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स जो है वो वॉल्यूम ऑफ वाटर के क्या हो गया? इक्वल। तभी तो ये दोनों कैंसिल होकर इसकी वैल्यू 1 आएगी। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर का क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि आपके सभी वॉइड्स किससे फिल है? वाटर से फिल है। यदि आपके सभी वॉइड्स वाटर से फिल है, इसका मतलब ये हुआ देयर इज नो एयर। इफ देयर इज नो एयर और सभी वॉइड्स वाटर से फिल है, इसका मीनिंग ये हुआ कि आपकी सॉइल क्या है? फुल्ली सैचुरेटेड है। यदि आपकी सॉइल फुल्ली सैचुरेटेड है,
अगेन इट इज इन टू फेज सिस्टम। सो देखो ये टू फेज सिस्टम मैंने यहाँ पर लिखा है, फुली सैचुरेटेड सॉइल लिखा है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन को इक्वल टू 1 शो किया हूँ। तो देखिए आपको दो सिस्टम में बता दिया। टू फेज सिस्टम में या तो सॉइल ड्राई हो सकती है, उस टाइम पे डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 रहेगा, या तो सॉइल आपकी फुल्ली सैचुरेट हो सकती है टू फेज सिस्टम में, तब डिग्री ऑफ सैचुरेशन इक्वल टू 1 होगा। नाउ यू पीपल शुड आस्क मी सर यदि डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0.7 है, मतलब इट इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, तो वो क्या होगा? उसका मीनिंग ये है कि आपके टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स का 70% वॉल्यूम, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, मैं आपको कह रहा हूं कि आपकी सॉइल में डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0.7 है। इसका मीनिंग ये हुआ कि आपके सॉइल का वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स का 70% वॉइड्स पानी से फिल है और 30% वॉइड्स एयर से फिल है। समझ रहे हैं? यदि मैं आपको कह रहा हूं कि आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0.4 है, इसका मीनिंग यह हुआ कि 40% ऑफ वॉइड्स आर फिल्ड विथ वाटर एंड रिमेनिंग 60% ऑफ वॉइड्स आर फिल्ड विथ एयर। समझ रहे हैं? तो इसका मीनिंग यह हुआ कि आपकी सॉइल क्या है, 3 फेज सिस्टम में है, सॉइल सॉलिड्स भी है, एयर भी है, वाटर भी है। तो जब भी आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, तो ऐसे तरीके में या ऐसी सॉइल में सॉइल क्या है, 3 फेज सिस्टम में मौजूद है, उसमें एयर भी है, वाटर भी और सॉइल सॉलिड्स भी मौजूद है। क्लियर? तो यह था आपका प्रॉपर्टी डिग्री ऑफ सैचुरेशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने जा रहा हूं, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कई बार क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, और वो है आपका एयर कंटेंट। व्हाट इज एयर कंटेंट? सो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, आप देख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, है ना। जैसे कि मैंने गिवन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में वाटर के वॉल्यूम को मेजर किया था, उसको मैंने नाम दिया था डिग्री ऑफ सैचुरेशन। इन द सेम स्टाइल इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, गिवन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में वॉल्यूम ऑफ एयर को मेजर कर रहा हूँ और उसको मैं क्या नाम दे रहा हूँ, एयर कंटेंट का नाम दे रहा हूँ। तो एयर कंटेंट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं, चाहे फिर डिग्री ऑफ सैचुरेशन हो, चाहे फिर एयर कंटेंट हो, इनको आप परसेंटेज में भी एस्टिमेट कर सकते हो। आपको सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई करना है, आप इसको परसेंटेज में एस्टिमेट कर पाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम, यदि एयर कंटेंट की बात करें तो मुझे एक रिलेशन यहाँ पर एस्टिमेट करते आ रहा है कि आपका एयर कंटेंट प्लस डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज इक्वल टू 1 होता है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिख रखा है एक रिलेशन एयर कंटेंट और डिग्री ऑफ सैचुरेशन के बीच में कि इन दोनों का सम जो है वो क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। कैसे, आइए समझते हैं। एयर कंटेंट क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड। डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। दोनों को ऐड करो तो वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड। वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड ही तो होगा। आपके वॉइड्स, या तो कुछ पार्ट आपके वॉइड्स का एयर से फिल हो सकता है या कुछ पार्ट वाटर से फिल हो सकता है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स मिलेगा। वॉल्यूम ऑफ वॉइड से वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कैंसिल, आपका वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ पर हमारे रिलेशन मिल गया। इस रिलेशन से कई बार 1 मार्क के लिए गेट एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे गए हैं। एसएससी में और आरआरबी जैसी एग्जाम्स में, या मैं कहूँ ईएसी में भी कई बार इन फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको पता होना चाहिए। अब मैं बोलूँ कि सर मुझे बताइए एयर कंटेंट का रेंज क्या होता है। तो एयर कंटेंट का रेंज यहाँ पर क्या हो सकता है, 0 से 1। इट कैन बी इक्वल टू 0, इट कैन बी इक्वल टू 1 ऑल्सो। एयर कंटेंट का 0 होना क्या शो करता है, एयर कंटेंट का 0 होना और 1 होना क्या शो करता है, उसको समझते हैं हम। तो देखिए मैंने आपको जैसे बताया, एयर कंटेंट होता है वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। वॉल्यूम ऑफ एयर यदि 0 है तब एयर कंटेंट 0 होगा। वॉल्यूम ऑफ एयर इक्वल टू 0 है तब एयर कंटेंट क्या होगा, 0 होगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि आपकी सॉइल में एयर मौजूद नहीं है, मतलब सभी वॉइड्स किससे फिल है, वाटर से। तो एयर कंटेंट का 0 होना मतलब डिग्री ऑफ सैचुरेशन का 1 होना, मतलब आपकी सॉइल फुल्ली सैचुरेट है, देयर इज नो एयर। एक बात। दूसरी बात, मैं कह रहा हूं कि एयर कंटेंट की वैल्यू जो है वो इक्वल टू 1 आ रहा है। इक्वल टू 1 कब आएगा, जब ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इक्वल टू क्या हो जाए, वॉल्यूम ऑफ एयर हो जाए, तभी तो ये वॉल्यूम ऑफ एयर से वॉल्यूम ऑफ एयर कैंसिल होगा। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर का मीनिंग ये है कि सभी वॉइड्स किससे फिल है, एयर से फिल है। यदि सभी वॉइड्स एयर से फिल है
मतलब उसमें वाटर मौजूद नहीं है। इफ देर इज नो वाटर, इसका मीनिंग ये हुआ कि आपकी सॉइल पूरी तरीके से क्या है, ड्राई है। उस कंडीशन में एयर कंटेंट का वैल्यू 1 होगा। तो देखिए अब मैं यहाँ पर स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि आपका एयर कंटेंट 0 होना शो करता है कि आपकी सॉइल फुल्ली सैचुरेट है। आपका एयर कंटेंट इक्वल टू 1 होना शो करता है आपकी सॉइल पूरी तरीके से ड्राई है। तो देखिए ये डिग्री ऑफ सैचुरेशन के अपोजिट बिहेवियर को शो करता है। जब डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 हो तब जब डिग्री ऑफ सैचुरेशन इक्वल टू 0 हो तब ड्राई सॉइल होती है, और यहाँ पर जब एयर कंटेंट इक्वल टू 1 हो तब ड्राई सॉइल होती है। क्योंकि हम तो रिलेशन एस्टिमेट कर चुके हैं ऑलरेडी, एयर कंटेंट प्लस डिग्री ऑफ सैचुरेशन इक्वल टू क्या होता है, 1। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जैसे कि मैं कहूँ कि सर एयर कंटेंट यदि 0.6 है, व्हाट इज द मीनिंग? एयर कंटेंट यदि 0.6 है, व्हाट इज द मीनिंग? एयर कंटेंट यदि 0.6 है, इट मीन्स आपके वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स का 60% वॉल्यूम एयर से फिल है। आपके वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स का 60% वॉल्यूम एयर से फिल है। तो बचा हुआ 40% किससे फिल होगा? बचा हुआ 40% वाटर से फिल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी सॉइल में एयर कंटेंट 0.6 है, तो डेफिनेटली डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0.4 होगा। समझ रहे हैं? मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, एक सॉइल दी, और मैंने आपसे कहा कि इस सॉइल का डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0.3 है। इस सॉइल का डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या है? 0.3 है। तो एयर कंटेंट कितना होगा? डेफिनेटली 0.7 होगा। मतलब 70% क्या है, एयर मौजूद है आपकी सॉइल में, और 30% क्या है, 30% वाटर मौजूद है। ये 30% और 70% किसका? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स का, ना कि टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल का। ओके तो ये हमने यहाँ पर क्या किया है, एक प्रॉपर्टी एस्टिमेट की है, एयर कंटेंट और डिग्री ऑफ सैचुरेशन, और उन दोनों के बीच में हमने यहाँ पर क्या किया है, रिलेशन भी डिस्कस किया है। आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर अब बात करेंगे, हमारा नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 6। देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी में आप लोगों को क्या पढ़ाया था? फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को पढ़ाया वाटर कंटेंट। दूसरा प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ाया वॉइड रेशो। थर्ड नंबर का प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ाया पोरोसिटी। फोर्थ नंबर का मैंने आपको क्या पढ़ाया, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। फिफ्थ नंबर का मैंने आपको पढ़ाया एयर कंटेंट, और सिक्स्थ नंबर का मैं अब आपको पढ़ाने जा रहा हूँ परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स। इसको परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स कहो या परसेंटेज एयर वॉइड्स कहो, बोथ आर सेम। इसको आप NA से डिनोट कर सकते हैं, NA से। तो देखिए इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो सर एयर कंटेंट और परसेंटेज एयर वॉइड्स में क्या डिफरेंस है? तो देखो आपने क्या किया था, आपने यहाँ पर जो एयर कंटेंट था वो वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स था। मतलब गिवन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में कितना पोर्शन वॉल्यूम ऑफ एयर है, दैट इज नोन एज एयर कंटेंट। और यहाँ पर देखिए परसेंटेज एयर वॉइड्स में गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉइल में, मतलब पूरा वॉल्यूम ऑफ सॉइल इंक्लूडिंग द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अल्सो, तो पूरे वॉल्यूम ऑफ सॉइल में कितना पोर्शन वॉल्यूम ऑफ एयर है उसको हम कहेंगे परसेंटेज एयर वॉइड्स। ठीक है, तो परसेंटेज एयर वॉइड्स का जो रेंज है ये 0 से 1 हो सकता है, ये इक्वल टू 0 हो सकता है लेकिन इक्वल टू 1 नहीं हो सकता। समझिएगा, ये इक्वल टू 0 क्यों हो सकता है? क्योंकि यदि मैंने कहा वॉल्यूम ऑफ एयर 0 है, इसका मीनिंग ये हुआ कि सभी वॉइड्स किससे फिल है? वाटर से। मतलब सॉइल क्या है? फुल्ली सैचुरेटेड है। तो ये परसेंटेज एयर वॉइड्स इक्वल टू 0 हो सकता है, इट इज पॉसिबल, बट इट कैन नॉट बी इक्वल टू 1। वाई? क्योंकि परसेंटेज एयर वॉइड्स का 1 कब होगा? जब वॉल्यूम ऑफ सॉइल क्या हो जाए? वॉल्यूम ऑफ एयर के बराबर हो जाए। अरे भाई, जब वॉल्यूम ऑफ सॉइल वॉल्यूम ऑफ एयर के बराबर होगा तभी इसको इससे काटने पर 1 मिलेगा। क्या कभी वॉल्यूम ऑफ सॉइल वॉल्यूम ऑफ एयर के बराबर हो सकता है क्या? कभी भी नहीं हो सकता। हाँ, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स जो है वो वॉल्यूम ऑफ एयर के बराबर हो सकता है, लेकिन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल वॉल्यूम ऑफ एयर के बराबर कभी भी नहीं हो सकता। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर का मीनिंग क्या है कि आपकी सॉइल के अंदर सॉइल सॉलिड है ही नहीं, सिर्फ हवा ही हवा है, मतलब ओपन स्पेस है, नथिंग इज देयर। तो ऐसी कंडीशंस को हम कहेंगे परसेंटेज
ऑफ एयर वॉइड्स इक्वल टू 1 विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो देखिए मैंने रेंज लिख रखा है ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 से लेकर लेस देन 1 तक। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए परसेंटेज एयर वॉइड्स और एयर कंटेंट के बीच में रिलेशन एस्टिमेट कर रहा हूँ। तो देखिए मैंने लिखता हूँ परसेंटेज एयर वॉइड्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। अब देखो यहाँ पर मैंने वॉल्यूम ऑफ वॉइड से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, तो एन ए क्या हो रहा है, इसको मैंने क्या लिखा, वी वी से मल्टीप्लाई किया, वी वी से डिवाइड भी किया, तो वी ए डिवाइड बाई वी वी, ये क्या चीज़ मैंने आपको बताया, एयर कंटेंट बताया जो कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है, और वी वी डिवाइड बाय टोटल वी, ये अब मैंने आपको क्या बताया, पोरोसिटी बताया, तो पोरोसिटी मैंने यहाँ पर लिख रखा है। तो आप पाएंगे कि आपका परसेंटेज एयर वॉइड्स क्या हो चुका है, एयर कंटेंट इनटू पोरोसिटी हो गया। तो यह आप लोगों के पास में रिलेशन आ चुका है परसेंटेज एयर वॉइड्स, एयर कंटेंट और पोरोसिटी के बीच में। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, कई बार इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग सो 2014 या 15 में भी 2 मार्क्स के लिए इस फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछा गया था, गेट 2015 या 14 में 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये एक रिलेशन पता होना चाहिए। अभी तक हम लोगों ने टोटल 6 प्रॉपर्टीज़ देख ली है, ठीक है, जिसके अंदर मैंने आपको सब कुछ बता दिया, कौन सी प्रॉपर्टी का क्या सिग्निफिकेंस है, कब कौन सी प्रॉपर्टीज़ में क्या यूज़ होता है, और इनकी क्या रेंज होती है, इनकी वैल्यू कब कब क्या क्या चेंज हो सकती है, कहाँ तक चेंज हो सकती है, वो सब कुछ हमने यहाँ पर देख लिया है। तो टोटल मैं अब तक आप लोगों के साथ में 6 प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर चुका हूँ। आने वाले वीडियोज़ में हम और भी काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेते चले जाएंगे, और भी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ अभी बाकी है, उसको 1 बाय 1 लेते चले जाएंगे और डिस्कस करेंगे। यहाँ की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।